चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इसकी थ्योरी कंप्लीट की थी। आज अपन क्वेश्चंस करते हैं। जो बच्चे वीडियो से पढ़ रहे हैं उनको क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना चाहिए, फिर क्वेश्चन भी मैं समझाऊंगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। और अभी मैं जो क्वेश्चन फिर उसके बाद कर रहा हूँ तो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी, आप ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं ऑल्टरनेट क्वेश्चन करवा रहा हूँ अपनी शीट के। ऑल्टरनेट क्वेश्चंस बच्चों को होमवर्क रहता है जो ऑफलाइन है, फिर वो बच्चे डाउट पूछेंगे तो उनके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा, वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body take to stop? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमको गिवन है रिटार्डिंग फोर्स 50 न्यूटन is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body take to stop? मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है, कितने टाइम में? रिटार्डिंग फोर्स है, मतलब क्या डेवलप करेगा? रेजिस्टेंस। तो हम लोग को क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? पहले रिटार्डेशन फाइंड कर लेना चाहिए। तो हमको पता फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ए इज इक्वल टू। अब चूंकि ये हमको क्वेश्चन में बोला रिटार्डिंग फोर्स, तो डेफिनेटली मोशन का अपोजिट ही होगा, तो माइनस साइन यूज कर लेंगे। तो ये जाएगा -50 अपॉन मास 20 कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ गई -5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास में टी फाइंड करना है, तो बच्चों v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 15, a की वैल्यू की -5/2 इंटू ऑफ t। 5/2 इंटू टी इज इक्वल टू ऑफ 15, 5 से हो गया 3, तो t इज इक्वल टू ऑफ 6 सेकेंड। आंसर आ गया बच्चों 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton. Give the magnitude and direction of the acceleration of the body. तो हमको जो मास दिया है बॉडी का वो 5 kg है और इसके ऊपर टू फोर्सेस हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वर्क कर रहे हैं, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन। Give the magnitude and direction of the acceleration of the body. हमको एक्सेलरेशन बताना है। मास बच्चों इसमें क्वेश्चन में मास कितना गिवन है हमको? 5 kg। सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स कितना वर्क कर रहा है। तो हमको मान लो यदि टू फोर्स परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है तो नेट फोर्स जो होगा ऐसा वर्क करेगा। ना तो बॉडी 8 के डायरेक्शन में जाएगी ना 6 के डायरेक्शन में। कहाँ जाएगी? जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स कैसे फाइंड करोगे? तो हमको मान लो फोर्स वेक्टर है, उसमें रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो a मतलब 8 और b मतलब 6 और दोनों परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल 90। तो 8² + 6² + 2 × 8 × 6 × cos 90। cos 90 बच्चों क्या होता है? 0 है ना। तो केवल √8² + 6², 64 + 36 100, तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब है यदि किसी बॉडी पर साइमल्टेनियसली आप टू फोर्स अप्लाई करेंगे, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन परपेंडिकुलर, तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? 10 न्यूटन। और यही नेट फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? नेट फोर्स। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स की वैल्यू होगी 10 और मास की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 5। कुछ बच्चे गधे होते हैं, कितना भी समझा दो उनको समझ में नहीं आता है। उनको बोला जाता है कि पहले समझ लो फिर नोट करना है, उनके भेजे में नहीं भरता है। वो क्या है, समझने का काम और नोट करने का काम एक साथ करते हैं, कुल मिला के कचड़ा हो जाता है।
तो बच्चों आप यदि वीडियो देख रहे हो तो ज़्यादा बेहतर है कि पहले क्वेश्चंस को आप समझें, पहले मैं जो करवा रहा हूँ वो समझें, उसके बाद आप चाहो तो खुद ट्राई करना। फिर और भी क्वेश्चंस आपके पास डिफरेंट बुक होगी एनसीईआरटी के, या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, मान लो जितने क्वेश्चंस हो जा रहे हैं वो ठीक है, जो बाकी हैं वो आप ट्राई करना, लेकिन पहले समझ तो लो मैं कैसे करवा रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब क्वेश्चन में एक और चीज पूछा था अपन से कि गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नो डाउट 2 आ गया, डायरेक्शन भी बताना है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो नेट फोर्स का होगा, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन हमको निकालना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान कीजिए, जब आपने वेक्टर्स पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था यदि ये 2 वेक्टर्स हो तो रिजल्टेंट वेक्टर ये है, और रिजल्टेंट वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर के साथ में यदि एंगल अल्फा हो तो मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करवाया था tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। यहाँ पर a क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, b क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, एंड व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो यहाँ पर यदि अपन अल्फा देखें तो व्हाट इज अल्फा, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड फर्स्ट वेक्टर। तो यदि फर्स्ट वेक्टर आपने 8 डिसाइड किया तो 8 के साथ में एंगल अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू आएगी b मतलब सेकंड वेक्टर 6 sin 90, a मतलब 8 प्लस 6 cos 90। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 6 अपॉन 8, 2 3 जा 4 जा, तो अल्फा इज इक्वल टू जाएगा tan इनवर्स 3/4। ठीक है, नेक्स्ट मतलब यहां पर ये जो एंगल आ रहा है इतना ही अपन को लिखना चाहिए, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है पर अप्रॉक्स 37 डिग्री होता है ये। तो मतलब ये जो नेट फोर्स है, जो नेट एक्सेलरेशन है बॉडी के ऊपर जो लगेगा वो फर्स्ट फोर्स से कितना एंगल बनाएगा 37, सेकंड से कितना बनेगा 90 माइनस 37। ये बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी 8 न्यूटन से 37 डिग्री का एंगल बनाकर। तो कभी भी यदि आप किसी बॉडी के ऊपर 2 फोर्स भी अप्लाई करते हैं तो बॉडी उस फोर्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाएगी जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो स्वाभाविक 8 न्यूटन का मैग्नीट्यूड ज्यादा झुकी रहेगी, 8 न्यूटन के साथ में कितने का एंगल बनाएगी 37। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, a rocket with a lift of mass 20,000 kg is blasted upwards with an initial acceleration of 5 meter per second square. Calculate initial thrust of the blast. ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो बच्चों इनिशियल थ्रस्ट मतलब फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमको क्वेश्चन में फोर्स गिवन है 20,000, तो 20,000 हो गया, और इनिशियल एक्सेलरेशन कितना गिवन है डेफिनेटली 5। पर आपको समझना होगा यहां पर ये जो वैल्यू आएगी, मास जो है वो 20,000, ए रॉकेट विद ए लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg is blasted upwards with an initial acceleration of 5 meter per second square. Calculate the initial force of the blast. तो इसमें क्या होगा बच्चों, जब रॉकेट को आप ब्लास्ट कर रहे हो ये, तो थ्रस्ट पूछा गया है, तो थ्रस्ट जो फोर्स लगेगा अपवर्ड, जबकि इसका वेट जो है वो रहेगा वो डाउनवर्ड। और इसमें जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन हमेशा कौन प्रोड्यूस करता है, नेट फोर्स। तो आपको पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा, नेट फोर्स। तो आपको एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपवर्ड है एफ माइनस डाउनवर्ड फोर्स क्या है एम जी, और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, एफ इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए।
तो F इज इक्वल टू मास की वैल्यू, हम मास कॉमन निकालो तो G प्लस ए होगा, ए हो गया। अब आपको क्लियर हो गया, यहाँ पर F इज इक्वल टू मास 20,000 गिवन है, G की वैल्यू 9.81 अपन 10 ले सकते हैं कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमको 5। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 15 इंटू 2 30,000 न्यूटन। इतना फोर्स जो है ब्लास्ट अप्लाई करेगा। फिर से समझिए, हमको क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया है, क्वेश्चन है ए रॉकेट विथ ए लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg इज ब्लास्टेड अपवर्ड्स with an initial acceleration of 5 meter per second square. Calculate the initial thrust force of the blast. एक चीज ध्यान रखिए, यदि हॉरिजेंटल सरफेस होता, फोर्स निकालना होता, सीधे अपन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर देते, लेकिन इस क्वेश्चन में अपवर्ड बोला है। तो आप देखिएगा यहां पर हो जाएगा एक्चुअली में, जब आप अपवर्ड फोर्स उस पर लगेगा, थ्रस्ट लगेगा, तो वेट तो डाउनवर्ड है ना, तो नेट फोर्स कितना बोलोगे, अपवर्ड फोर्स बाय ब्लास्ट माइनस वेट, दिस इज व्हाट नेट फोर्स, और नेट फोर्स ही प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। ट्रांसफर करोगे तो mg प्लस ma, दोनों में से m को कॉमन निकाल दिया तो क्या जाएगा g प्लस a। m की वैल्यू हमको क्वेश्चन में कितना गिवन है 20,000, कितना गिवन है 20,000 है, मैंने 2,000 लिख दिया था शायद, हाँ 20,000, और g की वैल्यू 10 और a की वैल्यू 5, तो कितना हो गया 15 हो गया, 15 इंटू 2 30 हो गया, और बाकी 4 0 और हैं, तो ये, तो इसलिए आपका आंसर होना चाहिए, मतलब F इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 न्यूटन, ये आपका आंसर होगा। ये फोर्स लगेगा कहां पर, अपवर्ड। राइट बच्चों, कॉपी कर लो। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं। A bob of mass 0.1 kg hung from the ceiling of a room by a string 2 meter long is set into oscillations. The speed of the bob at its mean position is 1 meter per second. What is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is first at the one of its stream position and second its mean position? तो क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में ये सीलिंग हो गई, ये बॉब हो गया, और ये अपनी मीन पोजीशंस के अबाउट क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो ये उसकी क्या हो गई मीन पोजीशन, और ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशन। मान लीजिए वो यहाँ तक जा रहा है, उसके आगे नहीं जा रहा है, जैसे वो यहाँ पहुंचा और आपने क्या किया, इसको स्ट्रिंग को कट कर दिया, तो स्वाभाविक है कि अब इसके पास वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो सीधे सीधे क्या करेगा, फ्रीली फॉल कर जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट वाला केस है उसमें बोला व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब इफ द स्ट्रिंग इज कट व्हेन द बॉब इज फर्स्ट एट वन ऑफ इट्स स्ट्रीम पोजीशन। तो when the string is cut when it is at its stream position the bob is freely fall downward, ये आंसर होगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में बोला है कि जब वो ऐसा आ रहा है, जब मीन पोजीशन पर आ रहा है, तो हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेलोसिटी कितनी गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड, और फिर आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया। तो आपको मालूम है वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है, और इसके ऊपर एक्सेलरेशन कौन सा वर्क कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी डाउनवर्ड। और प्रोजेक्टाइल मोशन की आपको डेफिनेशन पता है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्सेलरेशन देन बॉडी मूव्स ऑन द पैराबोलिक पाथ, राइट। तो जैसे ये फ्लोर है मान लीजिए, तो जब यहां पर कट कर दोगे वेलोसिटी ऐसी, तो ये ऐसे आकर ऐसे गिरेगा, मतलब इसका ट्रेजेक्टरी पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। कौन सा मोशन करेगा ये, प्रोजेक्टाइल।
तो फर्स्ट वाले केस में फ्रीली फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, और सेकंड केस में इट्स ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th। तो 9th क्वेश्चन क्या है बच्चों? फिगर 5.16 मतलब गिवन फिगर shows the position time graph of a particle of mass 4 kg. What is first force on the particle? Force बताना है for time interval जब 0 से कम है तब, and t is greater than 4 second and t is between 0 to 4 second. सेकेंड हमको बताना है इम्पल्स एट t is equal to 0 and t is equal to 4 second. कंसिडर वन डायमेंशनल मोशन ओनली, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो बच्चों यहां पर जैसा हमको ग्राफ दिख रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ, और वो ऐसा स्ट्रेट दिख रहा है 0 से लेके a तक, और फिर यहां पर ऐसा दिख रहा है। तो मास दिया है बॉडी का हमको 4 kg। हमको फर्स्ट बताना है फोर्स किस टाइम इंटरवल में, फॉर t is less than 0, t is greater than 4 second and t between 0 and 4 second. सेकेंड केस में बताना इम्पल्स बताना, इम्पल्स 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 और t is equal to 0 और t is equal to 4 सेकेंड। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा, यहां पर 0 से लेके ये 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड तक पोजीशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, और ये थीटा है। हमको मालूम है पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। भाई यहां पर tan थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा ना, ये इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दी है हमको वो 3 दी है। इसका मतलब ये जो हाइट है वो जाएगी 3 और ये हो गया 4। तो स्वाभाविक है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt होता है वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी मिलेगी इज इक्वल टू ऑफ tan थीटा। तो v इज इक्वल टू ऑफ tan थीटा आपको दिख रहा है 3/4, मतलब वेलोसिटी होनी चाहिए 3/4 मीटर पर सेकेंड, और वो भी कैसी, कांस्टेंट। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी के लिए देखो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। स्लोप कैसा मेंटेन है पूरे 4 सेकेंड तक, सेम। वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, और यदि एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स भी क्या होगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 4 सेकेंड तक, 0 से लेके 4 सेकेंड तक जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ये आंसर होगा आपका इस टाइम इंटरवल के लिए। और 4 सेकेंड के बाद तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा जा रहा है, मतलब पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन 3 मीटर पे जाकर फिक्स गई, मतलब बॉडी क्या हो गई, रुक गई, इसका मतलब। तो डेफिनेटली हमको इन टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर सेकंड हमको फाइंड करना है इम्पल्स एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इम्पल्स होता है एक्चुअली में, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इम्पल्स होता है बच्चों
इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो जब बॉडी यहां पर थी, यहां से स्टार्ट हुई है, रेस्ट से चलना स्टार्ट हुई होगी, तो उसको वेलोसिटी मिली है। तो इसका मतलब जाएगा मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो m इंटू वी, मास कितना दिया है क्वेश्चन में 4, वेलोसिटी कितनी हो गई है 3/4, इनिशियल मास तो कितना 4 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, 4 4 कैंसिल, तो ये जाएगा 3 और इसकी यूनिट वही होगी जो मोमेंटम की होगी, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड। ये इम्पल्स हमने कब निकाला है, t = 0 पर, राइट। इसके बाद यदि हम लोग बात करें, इसके अलावा अपन बात करें तो नेक्स्ट जो 4 सेकेंड पर बात करें, तो 4 सेकेंड पर फिर से देखो वेलोसिटी जो है फिर चेंज हुई है, वेलोसिटी से फिर वेलोसिटी क्या हो गई है 0 हो गई है, नहीं हाँ बॉडी रेस्ट में आ गई ना, तो वेलोसिटी क्या हो गई है 0। तो फिर से ये 3 से, तो अब हो जाएगा इम्पल्स इज इक्वल टू सेकेंड केस, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी माइनस m इंटू यू। तो m इंटू वी, मास कितना है 4 इंटू ऑफ 0 माइनस 4 इंटू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, क्या लोगे यहाँ पर, क्या लोगे बोलो, तो आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी है 3/4, तो ये 3/4 रख दोगे, 4 4 कैंसिल, तो I इज इक्वल टू ऑफ -3 kg मीटर पर सेकेंड, राइट। कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 11th क्वेश्चन ना, क्यों 9th हो गए ना, नहीं 11th क्वेश्चन है बच्चों, 2 masses 8 kg and 12 kg are connected at 2 ends of light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released. तो जब इस क्वेश्चन को अपन देखें तो 11th ये क्वेश्चन ऐसा है, ये मान लीजिए ऐसी स्ट्रिंग है, इस पर से ऐसे ये पुली है, इस पर से ये स्ट्रिंग पास हो रही है और इसमें एक मास ये है 12 kg और एक मास ये है 8 kg, है ना, और कनेक्टेड at the 2 ends of light in an inextensible string that goes over a frictionless pulley. फ्रिक्शनलेस का मतलब फ्रिक्शन नहीं है, इसी में आप फ्रिक्शन यदि कर दोगे तो ये क्वेश्चन फ्रिक्शन का हो जाएगा। फ्रिक्शनलेस का मतलब किसका क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन और टेंशन। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ये 12 kg जो है, इसकी वजह से 12 kg वेट जो है वो डाउनवर्ड वर्क करेगा। वेट मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ एक्सेलरेशन कौन सा वर्क कर रहा है अभी फिलहाल, g वेट के लिए। वेट हमेशा क्या होता है m इंटू जी, m हो गया 12 और g ये हो गया। इसका वेट जो है वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा 8 इंटू जी। अब सोचने वाली बात ये है कि इस पुली पर से ये स्ट्रिंग के कारण मोशन होगा, ये डाउनवर्ड जाएगा कि ये डाउनवर्ड जाएगा। तो देख के तो हमको ऐसे ही लग रहा है कि हैवी बॉडी नीचे जाएगी और लाइट बॉडी ऊपर जाएगी, तो जैसा लग रहा है वैसा ही आप अज्यूम कीजिएगा। यदि आपका अजम्पशन राइट है तो आपका आंसर जो आएगा वो प्लस आएगा, और यदि आपका अजम्पशन रॉन्ग है तो आंसर माइनस आएगा। तो माइनस आपको बता देगा कि आप जो सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है, और यदि वैसा नहीं हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो आपको ये भी समझ में जाएगा कि मोशन अपोजिट हो रहा है इसका मतलब। तो अभी फ़िलहाल आप सोचते हैं वेट जो है ज़्यादा होने की वजह से डाउनवर्ड जा रहा है, तो आप इसी तरफ मान लीजिए
ये 12 kg ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है। यदि ये डाउनवर्ड जा रहा है तो डेफिनेटली इतने ही एक्सेलरेशन से किस तरफ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। अब यहां पर ये अपवर्ड क्यों जा रहा है, ये भी तो क्वेश्चन है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है, 12 kg। क्यों लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, स्ट्रिंग के थ्रू। मतलब इस 12 kg ने 8 kg के ऊपर क्या कर दिया, एक्शन। और आपको पता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसलिए 8 kg भी इस स्ट्रिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा, टेंशन। यहां 12 kg 8 kg के ऊपर कर रहा है एक्शन, टेंशन T, तो 8 kg भी इसके ऊपर सेम क्या करेगा, रिएक्शन। स्ट्रिंग में ये प्रोड्यूस, इसी को अपन बोल रहे हैं टेंशन। टेंशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, एक्शन और रिएक्शन की वजह से। अब आपको यहां पर यह सोचना है कि इक्वेशन कैसे बनेंगे। तो देखिए एक्सेलरेशन हमेशा कौन प्रोड्यूस करता है, नेट फोर्स। मैं बार बार समझा रहा हूं आपको, एक्सेलरेशन हमेशा किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, नेट फोर्स। तो आपको सोचना पड़ेगा कि 12 kg पर नेट फोर्स कितना लग रहा है और 8 kg पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो 12 kg के लिए इक्वेशन बनाओ फॉर 12 kg। तो 12 kg पर नेट फोर्स बोलो, तो आपको दिख रहा है 12 g डाउनवर्ड है और T अपवर्ड है, और हम लोग मोशन किस तरफ मान रहे हैं, डाउनवर्ड। इसका मतलब 12 kg क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए और टेंशन कम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर नेट फोर्स जाएगा 12 इंटू ऑफ G माइनस T। भाई कोई बॉडी है, इस पर आप मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड और 8 न्यूटन अपवर्ड, तो इसका मतलब इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन। कैसे निकाला, 10 माइनस 8, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। वैसे ही यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, 12 G, और टेंशन अपवर्ड लग रहा, तो मतलब इस पर नेट फोर्स कितना हो गया, 12 G माइनस T। और नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन। तो मास क्या बोलोगे, 12, और एक्सलेशन 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आप क्या कीजिए, ये जो 8 kg मास है उसके लिए भी इक्वेशन बनाइए फॉर 8 kg मास। तो आपको मालूम है 8 kg किस तरफ मूव कर रहा है, अपवर्ड। इसका मतलब इस पर नेट फोर्स किस तरफ लग रहा है, अपवर्ड। इसका एक्सेलरेशन किस तरफ आना है, डाउनवर्ड। इसका एक्सेलरेशन किस तरफ होना चाहिए, अपवर्ड। मतलब इस पर नेट फोर्स किस तरफ लग रहा है, अपवर्ड। तो कितना लग रहा है, तो क्या करेंगे, T माइनस 8G, T माइनस 8G। इसका मतलब T ज्यादा होना चाहिए। और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, 8 इंटू ऑफ A। तो इक्वेशन बन गया 2। मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनाते बनना चाहिए। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा इजी क्वेश्चन से ही समझाया जाता है। तो ये इजी क्वेश्चन ही है बच्चों, यहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है। इक्वेशन कैसे बनते हैं वो सीखिए। हमेशा एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है, नेट फोर्स। आप ये देखिए कि बॉडी पर नेट फोर्स किस तरफ लग रहा है, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर दीजिए। तो इस पर 12 G डाउनवर्ड लग रहा है और T अपवर्ड लग रहा है। चूंकि इसका मोशन हम लोग डाउनवर्ड ले रहे हैं, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। डाउनवर्ड तब लगेगा जब 12 kg ज़्यादा होगा किससे, T से। तो इसलिए 12 G माइनस T। अब इन इक्वेशंस को देखिए, 2 इक्वेशंस हैं और 2 अननोन हैं। इजीली सॉल्व करके आप T और A निकाल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट में अपन क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 1 + 2 कर दो, 1 + 2। ऐसा करने से ये माइनस T और प्लस T कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हुआ, 12 G माइनस T प्लस T माइनस 8G। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिए, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 12A प्लस 8A। यहां से माइनस T प्लस T क्या हो गया, कैंसिल। 12G माइनस 8G क्या हो गया, 4G। ये कितना हो गया, 20G, 20A। इसका मतलब 4G अपॉन 20 इज इक्वल टू ऑफ A। ये कितना हो गया, 5। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, G/5। इसका मतलब है A इज इक्वल टू G की वैल्यू 10/5।
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो 12 kg वेट है ये डाउनवर्ड जाएगा कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इतने ही एक्सेलरेशन से किस तरफ जाएगा? अपवर्ड। अब सेकेंड टेंशन फाइंड करना है, तो टेंशन के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा, तो बाय 2 में रख दीजिएगा, तो t माइनस 8g मतलब 8 इंटू 10 इज इक्वल टू ऑफ 8 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 2, तो टेंशन t इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 16 प्लस 80, मतलब टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई? 96 न्यूटन। कितना टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है स्ट्रिंग में? 96 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, a shell of mass 0.02 kg is fired by a gun of mass 100 kg. If the muzzle speed of the shell is 80 meter per second, what is the recoil speed of the gun? मैंने बच्चों इसका फॉर्मूला डिराइव करवाया था आपको थ्योरी में। यहाँ पर क्वेश्चन में हमको बोला गया है शेल, बुलेट की जगह शेल यूज कर रहे हैं, तो मास ऑफ शेल ये हमको गिवन है 0.020 kg। फिर बोला गया है इज फायर्ड बाय गन ऑफ मास, मास का गन का मास दिया हुआ है 100 kg। इफ द म्यूजल स्पीड ऑफ द शेल, म्यूजल का मतलब जो जिस स्पीड से शेल निकल रहा है वो हमको गिवन है 80 मीटर पर सेकेंड। जैसे मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट बोला था ना मैंने, वैसे अब यहाँ पर जाएगा वेलोसिटी ऑफ शेल। अब हमको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करना है v। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था v इज इक्वल टू माइनस mu अपॉन कैपिटल M। यहाँ माइनस साइन ये बता रहा है कि गन की वेलोसिटी जो होगी वो शेल की वेलोसिटी के अपोजिट होगी, तो v इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m हो जाएगा 0.02, u की वैल्यू बोलो 80 और मास ऑफ गन हो गया 100, तो v इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा 2/100, नीचे चला गया, एक कैंसिल कर दो यार, तो डेफिनेटली अभी कितना जाएगा 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 अपॉन 1000, मतलब v इज इक्वल टू माइनस 16 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन 0.016, या इसी को मीटर पर सेकेंड में मैंने बताया, आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो 100 से यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हो इसको तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करने से 10 पावर -1 बन जाएगा, मतलब माइनस कितना जाएगा 1.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। माइनस मतलब जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या है बोलो? हेलीकॉप्टर ऑफ मास है ना 1000 kg rises with a vertical acceleration of 15 meter per second square. The crew and passenger weigh 300 kg. Give the magnitude and direction of the first force on the floor by the crew and passengers. Force on the floor by the crew and passengers. भैया देखो क्या है, सीधे सीधी सी बात है, ये हो गया आपका हेलीकॉप्टर, ये क्या हो गया? हेलीकॉप्टर हो गया, ये हेलीकॉप्टर, ठीक है, हेलीकॉप्टर। अब ये हेलीकॉप्टर जो है ये अपवर्ड जाना चाहता है, इसके अंदर जो क्रू है, पैसेंजर्स हैं, है ना, तो उनका जो भी एपरेंट वेट होगा वो फ्लोर पर क्या करेगा? एक्शन। वही तो फाइंड करना, फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर। तो देखो फोर्स कितना लगेगा,
जितना इन क्रू और पैसेंजर का एपरेंट वेट होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोर्स ऑन फ्लोर बाय क्रू एंड पैसेंजर इज इक्वल टू एपरेंट वेट ऑफ क्रू एंड पैसेंजर। तो एपरेंट वेट कितना होगा, मास रियल वेट mg प्लस फिक्टिशियस फोर्स, क्योंकि जब ये ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाएगा तो फिक्टिशियस एक्सेलरेशन किस तरफ प्रोड्यूस होगा, डाउनवर्ड, इसलिए फिक्टिशियस फोर्स भी किस तरफ प्रोड्यूस होगा, डाउनवर्ड। तो रियल वेट तो वर्क कर ही रहा था mg, साथ में और क्या आ गया, ma और आ गया, तो mg प्लस ma। तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। m बोलो बच्चों 300, क्रू और पैसेंजर का मास कितना बोला है 300, g कितना हो गया 9.81, 10 ले लो यार, a 15, तो कितना हुआ 15 प्लस 10 25, 25 इंटू 3 75, तो आंसर हो गया 7500 न्यूटन। लेकिन किस तरफ लगेगा फोर्स, डाउनवर्ड, फ्लोर पर किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड। तो ये हो गया फर्स्ट आंसर। इसको इंटू 10 टू द पावर 3 कर दीजिए, मल्टीप्लाइड है ना, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 और डिवाइडेड बाय, तो यही आंसर हो जाएगा 7.5 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन, और डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड, जैसा आंसर दिया है। फिर सेकंड क्या बोला है, एक्शन ऑफ रोटर ऑफ हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर। भैया एक्शन किस पर, एक्शन सराउंडिंग एयर पर, कौन, बाय रोटर। तो आप सबको पता है जब ये रोटर ऐसा रोटेट करेगा तो सराउंडिंग एयर जो है उस पर एक्शन किस तरफ होगा, डाउनवर्ड, तभी तो हेलीकॉप्टर अपवर्ड डायरेक्शन में उठेगा। तो इसलिए सेकंड जो होगा उसमें आपका होना चाहिए, पूरा वेट उठा रहा है भाई, पूरे हेलीकॉप्टर का वेट, हेलीकॉप्टर का मास कितना है कैपिटल M, और साथ में क्रू और पैसेंजर है वो भी उसमें है, तो टोटल मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट क्या बोला है, एक्शन ऑफ रोटर ऑफ हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर, एक्शन ऑफ रोटर है ना ऑन सराउंडिंग एयर इज इक्वल टू क्या होगा, एपरेंट वेट ऑफ हेलीकॉप्टर प्लस क्रू एंड पैसेंजर। तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m हो जाएगा टोटल मास इंटू ऑफ g, दिस इज व्हाट, रियल वेट ऑफ हेलीकॉप्टर प्लस क्रू एंड पैसेंजर, और साथ ही साथ क्या लगेगा, फिक्टिशियस फोर्स, वो भी किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड। तो टोटल हो जाएगा m कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी प्लस ए। तो ये हो जाएगा कैपिटल M बोलो 1000 है ना, स्मॉल m बोलो 300, जी बोलो 10, एक्सेलरेशन बोलो 15, तो ये हो जाएगा 1300 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 3 75 5 7 25 1 या 25, कितना हो गया 32 ना, 32,500 न्यूटन इतना फोर्स लगेगा, और किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड, किस पर, सराउंडिंग एयर पर। तो सराउंडिंग एयर भी इतना ही क्या करेगी, रिएक्शन, और हेलीकॉप्टर पर फोर्स लगाएगी किस तरफ, अपवर्ड, जिसके कारण वो लिफ्ट अप हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट में तो आपको कैलकुलेशन ही नहीं करना है। थर्ड पार्ट क्या बोला, फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर, तो एवरी एक्शन इज इक्वलेंट अपोजिट। तो थर्ड का आंसर भी हो जाएगा 32,500 न्यूटन, लेकिन किस तरफ हो जाएगा, अपवर्ड, राइट। बच्चों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ए monkey of mass 40 kg climbs on a rope
which can stand a maximum tension of 600 Newton. In which of the following cases will the rope break? The monk, भैया देखो क्या है, सीधी सीधी सी बात है। अच्छा उसमें डायग्राम भी दिया है, ये देखो ऐसा है, और ये हो गया मंकी, ठीक है, ये मंकी ऊपर जा रहा है, और ये बोला गया इसका मंकी का मास कितना है 40 kg, ठीक है, और टेंशन ये मैक्सिमम स्ट्रिंग जो मैक्सिमम टेंशन बेयर कर सकती है वो आपको दिया गया 600 न्यूटन। इससे ज्यादा टेंशन नहीं लेती है। तो हमको फर्स्ट केस में पूछा है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द रोप ब्रेक? जब 600 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा टेंशन होगा तो रोप जो है वो ब्रेक हो जाएगी। तो इसमें द मंकी फर्स्ट क्लाइम्स अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर। अब यदि मंकी ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इस कंडीशन में इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन आएगा? जितना मंकी का एपरेंट वेट है होगा उतना टेंशन आएगा। तो मंकी का एपरेंट वेट कितना होगा? mg रियल वेट, जो कि किस तरफ वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड। लेकिन चूंकि वो a एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है तो इतना ही उस पर क्या लगेगा, फिक्टिशियस फोर्स। तो m इंटू ए और आ जाएगा, मतलब उसका वेट बढ़ जाएगा, रियल वेट से ज्यादा हो जाएगा, mg प्लस ma। तो w इज इक्वल टू मास कितना हो गया मंकी का, m, और ये हो गया g प्लस a। तो m हमको क्वेश्चन में 40 बोला है, g आप 10 जानते हो, और a की वैल्यू क्वेश्चन में 6 बोली गई है। तो w इज इक्वल टू 16 इंटू 40, 640 न्यूटन। ये तो क्रॉस कर गया भैया 600 न्यूटन को। मंकी का एपरेंट वेट ज्यादा हो गया, रोप इतना टेंशन बेयर नहीं कर पाएगी, 600 से ज्यादा नहीं, टूट जाएगी रस्सी। इस केस में रस्सी टूट जाएगी, मंकी नीचे गिर जाएगा। सेकंड केस में देखो, इसलिए मंकी को पहली कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। क्लाइम्स डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर। अब ये डाउनवर्ड बोल रहे हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इस कंडीशन में मंकी का एपरेंट वेट कितना होगा, W इज इक्वल टू mg क्या होगा, रियल वेट प्लस, अब देखो मंकी किस तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड, तो फिक्टिशियस फोर्स किस तरफ होगा, अपवर्ड, तो इसलिए माइनस ma। तो अब इसका मतलब मंकी लाइट हो गया, रियल वेट से भी कम हो गया, m इंटू जी माइनस ए, हल्का हो गया भाई 40, g 10 माइनस a 4, तो w इज इक्वल टू 6, 10 माइनस 4 6, 6 इंटू 40 240 न्यूटन। और अब ये तो बहुत कम है 600 न्यूटन से, स्ट्रिंग इजीली इसको बेयर कर लेगी। इस केस में स्ट्रिंग नहीं टूटेगी, सेकंड केस में नहीं गिरेगा। थर्ड केस में क्या, क्लाइम्स अप विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, अब ऊपर जा रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड। अब यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो फिक्टिशियस एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0, सूडो एक्सेलरेशन। मतलब मंकी का एपरेंट वेट कितना होगा, इक्वल टू रियल वेट। इसका मतलब है 40 इंटू 10 400, और ये भी मैक्सिमम टेंशन से कम है। इस केस में भी रोप नहीं टूटेगी। फोर्थ केस, फॉल डाउन द रोप नियरली फ्रीली अंडर ग्रेविटी। फ्रीली फॉल कर रहा है बोल रहे हैं, अरे तो इस कंडीशन में उसका वेट कितना होगा, एपरेंट वेट, रियल वेट माइनस m इंटू ए। फ्रीली फॉल कर रहा है, मतलब फिक्टिशियस फोर्स किस तरफ होगा, अपवर्ड, और एक्सेलरेशन कितना होगा, तो डेफिनेटली इक्वल टू g। तो इसके लिए एपरेंट वेट कितना हो जाएगा, 0, वेटलेस हो गया। ये भी बहुत कम हो गया किससे, 600। इस केस में भी स्ट्रिंग नहीं टूटेगी, मतलब फर्स्ट केस में जो है स्ट्रिंग टूट जाएगी।
मतलब जब वो फर्स्ट केस में जब इतने एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा तब टेंशन की वैल्यू जो होगी, जो एपरेंट वेट की वैल्यू होगी, वो ग्रेटर होगी किससे? मैक्सिमम टेंशन से। बाकी 3 केसेस में तो स्ट्रिंग नहीं टूटेगी, राइट? तो बच्चों ये मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं, ये पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही थे। बाकी क्वेश्चन मैंने जो छोड़े वो भी एनसीईआरटी के हैं। अगली क्लास में मैं बच्चों से बोल रहा हूँ क्वेश्चन करके आए, जो बच्चे वो डाउट पूछेंगे मैं समझाऊंगा उनको, और मैंने एक ऑब्जेक्टिव टाइप शीट भी दी है, वो भी करके आना है, होमवर्क है, उसमें भी जो डाउट्स होंगे मैं बताऊंगा। ठीक है? ठीक है बच्चों।